हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश सैनी नवरंग राजस्थान के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और देखिए साथियों, अपन जो इंडियन ज्योग्राफी की चर्चा कर रहे हैं, अभी पिछले वीडियो में अपने ट्री की वीडियो जो भारत के प्रमुख चैनल्स खाड़ियों की अपने चर्चा की थी, उसके बाद आज अपन जो एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो भी अपन ट्रिक के माध्यम से बहुत ही धांसू ट्रिक जो आज तक आपके इस टॉपिक जो समझाने जा रहा हूँ, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, उसमें कंफ्यूज बहुत ज़्यादा पैदा हुआ है। और उसी कंफ्यूज को अपन दूर करने के लिए एक ऐसी ट्रिक, एक आडू ट्रिक बनाई है जो कभी जिंदगी में आप कभी भूल नहीं सकते। तो देखिए साथियों, क्या बात कर रहे हैं वो किसके संबंध में है? जलीय क्षेत्र के संबंध में है। वो किसी भी देश के लगने वाले जलीय क्षेत्र के संबंध में वो ट्रिक है। भारत की बात कर लो या किसी भी देश की, तो देखिए, और वो ट्रिक जो जलीय क्षेत्र के संबंध में अपन चर्चा कर रहे हैं, वो ट्रिक किसके सागर या महासागरों में तो होगा जलीय क्षेत्र, या तो सागर या महासागर। जैसे भारत के अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है, तो सागरों में या महासागरों से संबंधित है। अब देखिए वो ट्रिक क्या है, बिल्कुल आसान है। यहां से अपन ले लेते हैं सागर। सागर आर्थिक क्षेत्र के लिए, सागर आर्थिक क्षेत्र के लिए 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील दूर परिवार के कुल 24 सदस्यों को, यानी सागर के परिवार में टोटल सदस्य कितने हैं? 25, जिनमें सागर तो चला जाता है कहाँ? आर्थिक, यानी पैसे कमाने के लिए, और बाकी जो 24 सदस्य हैं, 24 सदस्यों को संलग्न को यानी एकत्रित भी कह सकते हैं। कुटुंब, एक साथ कुटुंब यानी एकजुट करके, एकत्रित, संलग्न करके 12 वर्षों के लिए प्रदेश चला जाता है। ये ट्रिक है, बिल्कुल आसान है कि सागर आर्थिक क्षेत्र के लिए कितनी घर से कितनी दूर जाता है? 200 नॉटिकल मील दूर। 24 परिवार के 24 सदस्यों को संलग्न करके 12 साल या वर्षों के लिए कहाँ चला जाता है? प्रदेश चला जाता है। मतलब 200 का संबंध आर्थिक से है। 200 का संबंध किससे है? आर्थिक से। 24 का संबंध किससे है? संलग्न से। और 12 का संबंध किससे है? वो प्रदेश से है। यानी 12 का संबंध प्रदेश से, 24 का संबंध संलग्न से, और 200 का संबंध। अब देखिए, जो 200 है, जो 24 है, और जो 12 है, साथियों ये क्या है? ये दूरी है। ये क्या है? दूरी है। किसकी दूरी है? सामुद्रिक दूरी है, या महासागरीय दूरी है। ये जो दूरी है वो सागरीय दूरी कह दो या महासागरीय दूरी है। और ये जो महासागरीय जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये कह दो या ये कह दो, यह है नॉटिकल मील में है। यानी 200 नॉटिकल मील है, 24 नॉटिकल मील है, 12 नॉटिकल मील है। यानी 12 नॉटिकल मील प्रादेशिक क्षेत्र,
24 नॉटिकल मील संलग्न क्षेत्र संलग्न सीमा और 200 नॉटिकल मील आर्थिक अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो नॉटिकल मील है। अब देखिए नॉटिकल मील में यदि बात करते हैं तो 1 NM, अपन इसको शॉर्ट में NM बोल सकते हैं। 1 NM बराबर 1.852 किलोमीटर या 1852 मीटर होता है। यानी समुद्र की दूरी को मापा जाता है किसमें, नॉटिकल मील में। और 1 नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होता है, यानी 1800 मीटर होता है। 1800 कहे तो लगभग या 1.8 किलोमीटर होता है। ये तो है समुद्र की दूरी। अब बात कर ले इस समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई, अब समुद्र की गहराई किसमें मापी जाती है, तो वो मापी जाती है फैथम में। किसमें, फैथम में। और फैथम में क्या होता है, 6 फीट होता है। कितना होता है, समुद्र की गहराई का मापन किससे किया जाता है, फैथम से। और समुद्र की दूरी किसमें मापन की जाती है, वो नॉटिकल मील में। तो 1 नॉटिकल मील में कितना होता है। तो ये जो ट्रिक है बिल्कुल आसान है। सागर में ही तो बात कर रहे हैं, जलीय क्षेत्र सागरों को ही तो किसी भी देश की लगने वाली सागरीय क्षेत्र को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। एक 12 नॉटिकल दूरी के रूप में, एक 24 नॉटिकल दूरी के रूप में, एक 200 नॉटिकल दूरी के रूप में। और ये जो 12, 24, ये 224 और 12 ये जो है वो क्या है, नॉटिकल मील में है। अब 24 का संबंध किससे है, इसका संबंध संलग्न से है। 12 का संबंध प्रादेशिक प्रदेश से है और 200 का संबंध आर्थिक क्षेत्र से है। बिल्कुल आसान है। ये भारत की कह दो या किसी भी देश की कह दीजिए, ये सभी में एक ही है। तो ये है अभी ट्रिक। अब इस ट्रिक का अपन आगे विस्तार से अभी भारत के विस्तार यानी प्रायद्वीपीय भाग के जब इसका संबंध स्थापित करेंगे उस समय, और उससे पहले अपन थोड़ा परिचय सामान्य जानकारियां की बात कर लेते हैं। भारत का जो जलीय क्षेत्र है, भारत का जो जलीय क्षेत्र है वो प्रायद्वीपीय भारत है। यानी ये जो प्रायद्वीपीय भारत है वो दक्षिण भारत को ही कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत कौन से, दक्षिणी भारत को, यानी दक्षिणी भारत को क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। और यह प्रायद्वीपीय जो भारत है वो विश्व की कौन से महासागर, हिंद महासागर से, कौन से महासागर, हिंद महासागर से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है। यानी किससे घिरा हुआ है, हिंद महासागर से घिरा हुआ है। कितनी ओर से, तो 3 ओर से। कितनी ओर से, 3 ओर से। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बन रहा है कि वह भूभाग, भारत प्रायद्वीप क्या एक भूभाग ही तो है, वह भूभाग जो किसी सागर या महासागर से, किसी सागर या महासागर से 3 ओर से घिरा हुआ हो, वह भूभाग क्या कहलाता है, वो प्रायद्वीप कहलाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी भारत किससे घिरा हुआ है, तो वो हिंद महासागर से घिरा हुआ है। कितनी ओर से, 3 ओर से। यानी हिंद महासागर की गोद में अवस्थित है भारत। अब देखिए नक्शे में एक बार इस प्रकार से नक्शा बनता है अपना। ये इस प्रकार ये नक्शा बनता है। ये भारत में कौन सी रेखा, ये कर्क रेखा, ये है कर्क रेखा।
ये कर्क रेखा, ये कर्क रेखा के दक्षिण में इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत, एक बार अपने इसका मानचित्र में अध्ययन कर लेते हैं, फिर आगे एक ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसी ट्रिक, दांसू ट्रिक, जो आपने जीवन में पहले कभी इस ट्रिक को देखा भी नहीं है, नहीं किसी गाइड में है, बल्कि अपने खुद के दिमाग से बनाई गई ट्रिक है। तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत, अब प्रायद्वीपीय भारत, ये नीचे कौन है, हिंद महासागर, ये हिंद महासागर, यानी हिंद महासागर का ये क्या कर देता है, ये विभाजन पार्ट करता है भारत, प्रायद्वीपीय भारत, जो ये तो कहलाता है अरब सागर, ये तो अरब सागर, और ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। देखिए मित्रों, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैप पे बिल्कुल ही आसानी से अपने इसको समझ सकते हैं, और मैं ज्योग्राफी के अधिकांश पार्ट, यानी अपन कह सकते हैं कि समस्त ज्योग्राफी मैं मैप पे ही अध्ययन करवाता हूं, और मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप सभी साथियों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो बिल्कुल मैं आसानी से और बिल्कुल सरल लैंग्वेज के रूप में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, इसके पूर्व में, प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व में कौन है, बंगाल की खाड़ी। प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण में कौन है, हिंद महासागर, और प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में कौन है, तो अरब सागर है। कौन है, अरब सागर। यानी ये प्रायद्वीपीय भारत तीन ओर से घिरा हुआ है, और वह भूभाग, यानी भूभाग, वह भूभाग जो तीन ओर जल से घिरा हुआ हो, वह क्या कहलाता है, वो प्रायद्वीप कहलाता है। तो ये भूभाग किस देश का है, भारत का। तो इस भूभाग को क्या कहेंगे, प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत जो दक्षिण हिंद महासागर से तीन ओर से घिरा हुआ है, बंगाल की खाड़ी ये हिंद महासागर का पार्ट है, अरब सागर ये भी हिंद महासागर, यानी हिंद महासागर को दो भागों में विभाजन, डाइवर्ट कर देता है, विभाजन करता है, कौन करता है, प्रायद्वीपीय भारत करता है। तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर तीन और जल से घिरने के कारण इसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप के नाम से जाना। अब ये जो भारत है, ये जो भारत है वो मुख्य भूमि है। कौन सी भूमि है बताओ, मुख्य भूमि। अब देखिए भारत के मुख्य भूमि का, भारत के मुख्य भूमि का, यानी पूरा भारत ऊपर से जब नक्शा ऐसे बना लेते हैं अपन, वहां से लेके यहाँ तक, यानी इस प्रकार से ये जो नक्शा है, मुख्य भूमि का अंतिम छोर, ये अंतिम छोर यहाँ है, भारत का मुख्य भूमि का अंतिम छोर, और अंतिम छोर कौन से भाग का, दक्षिण भाग का। यानी यहां मैं लिख सकता हूं भारत के मुख्य भूमि का अंतिम छोर, अंतिम छोर कौन सा, दक्षिण में, अंतिम छोर अंतरीप या कुमारी का रूप ले चुका है। यानी मुख्य भारत का या भारत के मुख्य भूमि का सबसे अंतिम छोर यहाँ है,
जिसको कहते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी ये अंतिम छोर है। जो वर्तमान में जो कन्याकुमारी हो किसका रूप ले चुका है? अंतरीप का, यानी कुमारी का। अंतरीप, इसीलिए तो इसको अंतरीप के नाम से भी जाना जाता है। कन्याकुमारी का दूसरा नाम क्या है? कन्या अंतरीप या अंतरीप के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों, कैसे ले चुका है? देखिए साथियों, ये क्यों ले चुका है, किस प्रकार से ले चुका है, वो बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ये बिल्कुल ध्यान से आप समझना कि क्यों अंतरीप किसको कहते हैं। ये तो पता चल गया कि भारत के सबसे अंतिम छोर जो दक्षिण में है उसको क्या अंतरीप या कुमारी के रूप में जाना जाता है, यानी ये अंतरीप या कुमारी का रूप ले चुका है। क्यों ले चुका है? तो देखिए, मुख्य भूमिका का वह सकरा भाग, मुख्य भूमिका वह सकरा भाग या संकीर्ण भाग, संकीर्ण भाग, मुख्य भूमि का कौन सा भाग है? संकीर्ण भाग या संकरा भाग। सकरा भाग या संकीर्ण भाग या पतला भाग, पतला भाग जो समुद्र की ओर समुद्र की ओर निकला हुआ है, समुद्र की ओर निकला हुआ है तथा समुद्र से 3 ओर से गिरा हुआ है, उसे ही क्या कहते हैं? अंतरीप कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अंतरीप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अंतरीप कहते हैं। यानी अंतरीप क्या है ये पता है, कन्याकुमारी को अंतरीप कहते हैं। और मुख्य भूमिका सबसे अंतिम छोर भारत का, उसे अंतरीप का रूप ले चुका है। क्यों ले चुका है अंतरीप? यानी मुख्य भूमि का वह सकरा भाग या संकीर्ण या पतला भाग जो समुद्र की ओर निकला हुआ है, यानी ये समुद्र की ओर ही तो निकला हुआ है सकरा भाग। देखो, जब आप चलते हैं मध्य भाग से तो ये भारत की आकृति क्या संकीर्ण, धीरे धीरे पतली होती जा रही है, संकीर्ण, और ये अंत में यहाँ की क्या हो रही है? बिल्कुल ही संकीर्ण पतली हो रही है। तो वह संकीर्ण जो पतला है भाग जो समुद्र की ओर निकला हुआ है और 3 ओर जल से घिरा हुआ है। तो ये जो कन्याकुमारी यहाँ है वो 3 ओर जल से घिरा हुआ है साथियों। यानी कन्याकुमारी भारत का एकमात्र एक ऐसा स्थान है, एकमात्र एक ऐसा स्थान है जो 3 ओर जल से घिरा हुआ है, 3 ओर जल से घिरा हुआ है। तो वो कन्याकुमारी, और 3 ओर जल से घिरा हुआ स्थान वो क्या कहलाता है? जो संकरा भाग होता है उसको कहते हैं अंतरीप कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? अंतरीप कहते हैं। और यह अंतरीप भारत का कहाँ घोषित हुआ है? वो हिंद महासागर की ओर। किधर है? हिंद महासागर की ओर ही तो है, क्योंकि जब लहरें चलती हैं सुनामी की तो ये इसका तट का क्या होता है? कटाव होता जा रहा है धीरे धीरे, तो संकीर्ण भाग होता जा रहा है। तो भारत के जलीय क्षेत्र में अपन ने भारत की जलीय विशेषताओं में कुछ जो पॉइंट थे वो मैंने आपको सामान्य जानकारियां इसके बारे में बताया है। उसके बाद देखिए आगे जलीय क्षेत्र, इसके बारे में अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं साथियों एक बार। तो देखिए, विश्व के संदर्भ में जलीय क्षेत्र की यदि बात आती है तो वो क्या आती है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानूनी संधि के तहत
यानी संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानूनी संधि के तहत एक अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ था। यानी विश्व के जलीय क्षेत्र को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ की समुद्री कानूनी संधि के तहत एक अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ, और उस समझौते का क्या नाम, देखिए उस समझौते का नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वर्सेशन लॉ ऑफ द सी, यानी UNCLOS अनक्लोस। और यह अंतरराष्ट्रीय समझौता सन 1982 में संपन्न हुआ। कब संपन्न हुआ? 1982 में। यानी विश्व की जलीय क्षेत्रों को लेकर 1982 में एक यूनाइटेड नेशन कन्वर्सेशन लॉ ऑफ द सी के नाम से, अनक्लोस के नाम से सन 1982 में एक समझौता हुआ। और वो समझौता किस स्तर का था? वो संपूर्ण विश्व जगत यानी अंतरराष्ट्रीय समझौता। वो किस संधि के तहत संपन्न हुआ? तो वह संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानूनी संधि के तहत यह समझौता संपन्न हुआ। और इस समझौते के तहत विश्व के जलीय क्षेत्रों को 3 मंडलों में, कितने मंडलों में? 3 मंडलों में विभाजित किया। यानी 3 जलीय क्षेत्रों में भी कह सकते हैं, क्षेत्रों को 3 जलीय क्षेत्र / 3 मंडलों में विभाजित किया। तो संपूर्ण विश्व के जिन जिन देशों के जलीय सीमा या तटीय सीमा लगती है, उन तटीय सीमा को या जलीय सीमा को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? वो 3 मंडलों में। तो भारत भी हिंद महासागर के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। तो भारत की जलीय क्षेत्र को कितने मंडलों में बांट दिया गया? 3 मंडलों में विभाजित किया गया है। तो साथियों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विश्व के जलीय क्षेत्रों को किस संधि के तहत और कौन से समझौते के तहत इसका ये किया गया। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए वो 3 जलीय मंडल कौन से हैं? जलीय क्षेत्र या मंडल जो अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत समुद्री क्षेत्र को 3 में बांटा गया है, तो वो कौन कौन से हैं? देखिए पहले नंबर पे है प्रादेशिक सीमा। कौन सी सीमा? प्रादेशिक सीमा या समुद्री क्षेत्र। जो पहले नंबर पे है, जो पहले नंबर की यदि बात करें कि विश्व के जलीय क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है, तो वो 3 भागों में बांट दिया गया। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला जो भाग है वो है कौन सा? समुद्री
प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक जलीय सीमा बोल दो या प्रादेशिक सीमा, व समुद्री क्षेत्र या समुद्री सीमा। देखिए यानी मेरीटाइम, मेरीटाइम बेल्ट और टेरिटोरियल जोन। देखिए प्रादेशिक सीमा, पहला जो क्षेत्र है वो है प्रादेशिक जलीय सीमा या समुद्री सीमा या समुद्री क्षेत्र, जिसको बोलते हैं MERI, मेरी टाइम बेल्ट या टेरिटोरियल जोन्स। दूसरे नंबर पे जो है वो है संलग्न क्षेत्र। कौन सा है बताइए? संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल। अविच्छिन्न मंडल दूसरे नंबर पे जो है वो कौन सा है? संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉन्टिग्युइज, संलग्न क्षेत्र। और तीसरे नंबर पे जो है वो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो विश्व के जलीय क्षेत्रों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? उस समझौते के तहत 3 भागों में। पहला कौन सा है? प्रादेशिक सीमा, समुद्री सीमा। दूसरा है संलग्न क्षेत्र, जिसे अविच्छिन्न मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरे नंबर पे जो है वो है आर्थिक अनन्य क्षेत्र, यानी ये है आर्थिक अनन्य क्षेत्र। ये जो प्रादेशिक सीमा है, समुद्री सीमा का जो क्षेत्र है वो साथियों 12 NM 12 नॉटिकल मील की दूरी में होता है। और संलग्न क्षेत्र की यदि बात करें तो यह 24 नॉटिकल मील की दूरी में होता है। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र की यदि बात करें तो वो 200 NM नॉटिकल मील की दूरी में होता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन अब बात करेंगे भारत के। भारत के जलीय क्षेत्र। देखिए भारत के जलीय क्षेत्र कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, क्योंकि संपूर्ण विश्व के जलीय क्षेत्र को कितने भागों में बांट दिया गया? 3 भागों में। यानी निकटवर्ती देशों के निकट जो जलीय क्षेत्र है उसको 3 भागों में बांट दिया। तो भारत के भी निकट है हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब, तो उसको कितने भागों में बांट दिया गया? 3 भागों में। तो देखिए भारत की ट्रिक की बात कर लेते हैं। सागर, आर्थिक क्षेत्र के लिए 200 नॉटिकल मील दूर। यानी सागर, एक विद्वान है, व्यक्ति है सागर, जो इनकम के स्रोत के लिए यानी पैसों की कमाने के लिए वह 200 नॉटिकल मील दूर
200 नॉटिकल मील की दूरी तय करके 200 नॉटिकल मील दूरी अपने परिवार के कुल 24 सदस्य को संलग्न यानी एकत्रित कुटुंब एकत्रित करके 12 वर्षों के लिए प्रदेश चला जाता है। देखिए बिल्कुल आसान ट्रिक है कि सागर आर्थिक क्षेत्र के लिए 200 नॉटिकल मील दूरी अपने परिवार के कुल 24 यानी परिवार में टोटल सदस्य 25 हैं, जिनमें सागर तो विदेश प्रदेश चला जाता है आर्थिक स्थिति के लिए, और 24 सदस्यों को एक साथ संलग्न करके यानी कुटुंब एक ही परिवार में यानी लालन पालन उनका यानी इसी व्यक्ति के सारे होता है, तो उनका संलग्न करके एकत्रित करके 12 वर्षों के लिए वो कहाँ चला जाता है, प्रदेश चला जाता है। तो यह ट्रिक बिल्कुल आसान है साथियों। यानी इसमें क्या है, देखिए 200, अब यहाँ इसका अपन 200 एक बार 200 nm यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र। उसके बाद 24 जो अंक है वो नॉटिकल मील में है साहब, 224 12 24 nm का संबंध किससे है, संलग्न से, तो यह है संलग्न सीमा। और तीसरे नंबर पे जो है वो है 12 nm यानी 12 nm का संबंध किससे है, प्रदेश से, तो यह होगी प्रादेशिक जलीय सीमा। देखिए साथियों, सागर आर्थिक क्षेत्र के लिए 200 नॉटिकल मील दूर अपने परिवार के कुल 24 सदस्यों को संलग्न करके एकत्रित करके या करके शब्द और आएगा करके 12 वर्षों के लिए प्रदेश चला जाता है। यानी 12 वर्ष का संबंध किससे है, प्रदेश से, 24 वर्ष का संबंध 24 सदस्यों का संबंध किससे है, संलग्न से, और 200 नॉटिकल का संबंध किससे है, तो 200 नॉटिकल का संबंध आर्थिक से है। जो अंक है 200 24 12 ये किसमें है, नॉटिकल मील में है, एनएम। इस प्रकार से ये भारत और भारत की ये क्या है, तट रेखा, यानी इसी को कहते हैं आधार रेखा। क्या बोलते हैं, आधार रेखा, यानी आधार रेखा। किसी भी देश के, भारत की बात कर लो, है किसी भी देश के आधार रेखा से, इस आधार रेखा से, ये जो रेखा है वो आधार रेखा है, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी, कितनी, 12 नॉटिकल मील की दूरी, यानी यहां से इस प्रकार से ये जो है
12 नॉटिकल मील की दूरी। इसको अपन ए नाम दे देते हैं। ए, एक बार देखिए ए, इसको ए नाम दे देते हैं। और कितनी है ये? 12 nm। ये तो है 12 nm। उसके बाद देखिए आगे, इस आधार रेखा से, इस आधार रेखा से ये है बी पॉइंट। कौन सा पॉइंट? बी। ये जो क्षेत्र है वो बी क्षेत्र है, ये ए क्षेत्र है। इसकी जो दूरी यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं अपन, ये जो क्षेत्र है वो है 24 nm का, ये 12 nm का है। अब इसकी केवल बात करें, इसकी केवल और केवल इसकी दूरी की यदि बात करें कि ए आधार रेखा से बी आधार रेखा तक, तो ये है केवल 12 nm। कितने nm? 12 nm। उसके बाद इस आधार रेखा से, कौन से? इस आधार रेखा से, भारत की तट रेखा आधार रेखा से लेकर यहां से लेकर यहां तक, ये जो क्षेत्र है वो सी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? सी क्षेत्र। और इसकी जो दूरी है वो है 200। अब देखिए, यदि केवल इसकी बात की जाए कि बी आधार रेखा से लेकर सी आधार रेखा तक ये जो दूरी है वो कितने नॉटिकल मील में है, तो देखिए साथियों, 200 में से कितना माइनस करना है? 24। 200 में से कितना माइनस करना है? 24 कम करना है, तो ये हो जाएगी 176 nm, यानी 176 नॉटिकल मील के रूप में हो जाएगी। उसके बाद जो ये सागर है वो सागर कौन सा है? उच्च सागर। ये जो सागर है वो कौन सा सागर है? उच्च सागर। यानी किसी भी देश की आधार रेखा से, किसी भी देश की आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है वो तो उस देश के अधीन आएगा। किस किस क्षेत्र में आएगा वो अभी चर्चा करेंगे। लेकिन 200 नॉटिकल मील के पश्चात जो समुद्री क्षेत्र है वो समुद्री क्षेत्र संपूर्ण वो किस? उच्च सागर के रूप में जाना जाता है, उच्च सागर के रूप में प्रसिद्ध है। तो देखिए यहां अपन ए जो क्षेत्र है वो कौन सा है? प्रादेशिक, मेरीटाइम जोन, मेरीटाइम बेल्ट या टेरिटोरियल। ए प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र, बिल्कुल। इसकी जो दूरी है, इसकी जो दूरी है वो है 12 नॉटिकल मील। आधार रेखा से बात चलती है। फिर जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट है वो कौन सा है? वो है संलग्न क्षेत्र। इसकी जो दूरी है, संलग्न क्षेत्र है वो कितना है? वो 24 नॉटिकल मील। उसके बाद जो सी पॉइंट है, सी जो पॉइंट है वो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अन्य आर्थिक क्षेत्र जो ट्रिक बताई थी, अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, उसको मजबूत करने के लिए व्यक्ति कहां से कहां नहीं जाता, वह कहां से कहां दर दर की ठोकरें खाता है इंसान। किसके लिए? अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए साथियों। तो वह इंसान कौन? सागर। सागर की तो बात कर रहे हैं अपन। तो सागर आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कितनी दूरी तय करता है, कितनी दूर प्रदेश में जाता है? तो वह 200 नॉटिकल मील दूर प्रदेश जाता है, यानी 200 नॉटिकल मील। तो
आप समझ में आ गया होगा। एक जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? प्रादेशिक जलीय सीमा। यह आधार रेखा से कितना है? 12 नॉटिकल मील के रूप में। फिर बी संलग्न क्षेत्र, यह आधार रेखा से कितना है? 24 नॉटिकल मील है। फिर सी अनन्य क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, वह कितना है? वह 200 नॉटिकल मील है। यानी सागर 200 नॉटिकल मील दूर अनन्य क्षेत्र के लिए परिवार के 24 सदस्यों को संलग्न करके 12 साल के लिए प्रदेश चला जाता है। यानी 12 साल के लिए। क्यों? कि परिवार कितना लंबा चौड़ा है? अरे 24 सदस्य, अरे भाई 24 सदस्य कितने होते हैं? कमाने वाला इंसान एक है और खाने वाले इंसान 24 हैं, तो वह व्यक्ति और क्या करेगा? 12 साल तक वह विदेश में पड़ा रहेगा साथियों। क्यों? क्योंकि पीछे उसको पता है कि 24 खाते हैं, तो मैं एक साल यदि प्रदेश जाऊंगा तो एक साल में जितना कमाऊंगा वो एक महीने में पूरा खपत हो जाएगा। तो वह व्यक्ति निरंतर 12 वर्ष के लिए प्रदेश चला जाता है। तो ये बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। चले आगे। उसके बाद देखिए अब इनका अपने विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। देखिए साथियों, एक बार इस उच्च सागर को भी अपन मिटा देते हैं। ये क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यह भारतीय आधार रेखा से यानी इस रेखा से भारतीय आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील समुद्री क्षेत्र प्रादेशिक सीमा क्षेत्र या जलीय सीमा क्षेत्र कहलाता है। किसी भी देश की आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील समुद्रिक दूरी उस देश की क्या कहलाती है? कौन सी सीमा कहलाती है? प्रादेशिक सीमा कहलाती है। इस सीमा में भारत का पूर्णतः अधिकार है। यानी ये जो 12 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है, वह भारत का ही पूर्णतः अधिकार है साथियों। इसमें भारत का पूर्ण रूप से क्या है? अधिकार है। तो क्वेश्चन आ जाए कि किस समुद्री क्षेत्र में भारत का पूर्णतः अधिकार है? तो वह समुद्री कौन सा होगा? प्रादेशिक जलीय सीमा। क्वेश्चन ये भी आता है कि 12 नॉटिकल मील समुद्रिक दूरी किस क्षेत्र के रूप में विभक्त है या जानी जाती है? तो प्रादेशिक जल सीमा के रूप में जानी जाती है। तो साथियों समझ में आ गया होगा आपको ये। आगे अगला जो सेकंड है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। बिल्कुल बहुत आसान है। इसको आप एक बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा थोड़ा आप अभ्यास कीजिए, बिल्कुल आसान है। उसके बाद बी नंबर बात करेंगे। उसके बाद बी नंबर पे जो बात कर रहे हैं, बी को क्या कहते हैं? संलग्न क्षेत्र। तो देखिए संलग्न क्षेत्र क्या है? आधार रेखा से 24 नॉटिकल
24 नॉटिकल मील समुद्री दूरी क्या कहलाता है? यानी आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील सामुद्रिक दूरी का क्षेत्र क्या कहलाता है? संलग्न क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। किसी भी देश के या भारत की आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील सामुद्रिक दूरी का वह क्षेत्र जो उस देश के अधीन वो संलग्न क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में क्या होता है? देखिए, इसमें उस देश का राजकोषीय शुल्क, राजकोषीय अधिकार या एक ही बात, राजकोषीय अधिकार, राजकोषीय अधिकार कोमा सीमा शुल्क का अधिकार, सीमा शुल्क का अधिकार। कोई भी देश का यदि जलयान प्रवेश करता है तो वो सीमा शुल्क लगता है, यहाँ चार्ज लगता है, कोमा। उसके बाद पर्यावरणीय प्रदूषण का अधिकार, यानी उस क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखने के लिए जो अधिकार है पर्यावरण के क्षेत्र में प्रदूषण से संबंधित, वो सभी अधिकार उस संबंधित देश के अंडर में आते हैं। तो संलग्न क्षेत्र 24 नॉटिकल मील का समुद्री दूरी का क्षेत्र क्या कहलाता है? संलग्न क्षेत्र। उसमें संलग्न क्षेत्र में क्या क्या अधिकार दिए जाते हैं? राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क का अधिकार व पर्यावरणीय प्रदूषण आदि का अधिकार दिए जाते हैं। अब बात करें कि संलग्न क्षेत्र, ये जो संलग्न क्षेत्र है, यह संलग्न क्षेत्र, यह क्षेत्र प्रादेशिक सीमा से 12 नॉटिकल मील समुद्री दूरी का क्षेत्र है। बिल्कुल, क्योंकि प्रादेशिक सीमा ये है, और ये प्रादेशिक सीमा से तो यह कितना है? संलग्न क्षेत्र केवल 12 नॉटिकल मील है, लेकिन आधार रेखा से कितना है? आधार रेखा से 24 है। आधार रेखा से तो होगा 24, और क्वेश्चन ये पूछा जाता है आधार रेखा से संलग्न क्षेत्र कितना नॉटिकल मील की दूरी को संलग्न क्षेत्र बोलते हैं, तो वो 24, और बाकी यदि आ जाए प्रादेशिक सीमा से तो कितना होगा? वो 12 नॉटिकल मील होगा। साथियों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले आगे। उसके बाद देखिए आगे, उसके बाद जो सी क्षेत्र है, सी, इसको क्या कहा जाता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। देखिए, यह है आधार रेखा से 200 nm 200 नॉटिकल मील सामुद्रिक 200 नॉटिकल मील सामुद्रिक दूरी का क्षेत्र होता है। यानी इस आधार रेखा से लेकर 200 नॉटिकल मील जहां खत्म होती है, उस समुद्री क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र में संबंधित देशों को या भारत को क्या क्या अधिकार मिलते हैं? तो देखिए, पहला जो अधिकार है वो है खनिज संपदा का अधिकार। कौन सा अधिकार है? खनिज संपदा का अधिकार। उसके बाद
जलीय या सामुद्रिक जीवों का सर्वेक्षण, संरक्षण व विदोहन का अधिकार, यानी समुद्र में पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं उनका सर्वेक्षण का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, विदोहन का अधिकार, ये सभी किसको? उसी संबंधित देश को। उसके बाद नए द्वीपों के निर्माण का अधिकार, नए द्वीपों के निर्माण का अधिकार, यानी जितने भी जो नए द्वीप बना सकते हैं, समुद्रों में जो द्वीप होते हैं उन द्वीपों के निर्माण का अधिकार भी उसी संबंधित देश का होता है, जिसकी जो अन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत जो देश का अधीन है उस क्षेत्र के अंतर्गत होते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे सागरीय जलीय शक्ति का अधिकार, सागरीय जलीय शक्ति का अधिकार, सागरीय जलीय शक्ति का अधिकार भी उसी देश के अधीन होता है, जो इस देश का संलग्न क्षेत्र होता है उसके अधीन। उसके बाद और बात कर लेते हैं तो वैज्ञानिक अनुसंधान, ये सभी अधिकार उस संबंधित देश के अंडर में आते हैं। यानी अनन्य क्षेत्र एक समुद्रिक क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र होता है, जिस देश की संबंध है, जिस देश के संबंध में अपन चर्चा कर रहे हैं उस देश के अधीन होता है, और उस देश में 200 नॉटिकल मील की दूरी के लगभग होता है। यानी यहाँ से आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र होता है वो अनन्य क्षेत्र के नाम से। अब अनन्य में क्या क्या होता है? खनिज संपदा से संबंधित अधिकार, जलीय सामुद्रिक जीवों का सर्वेक्षण, संरक्षण, विदोहन का अधिकार, नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं उस देश और संबंधित देश, सागरीय जलीय शक्ति का अधिकार, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि। यदि मान लीजिए इस अनन्य क्षेत्र के अधीन यदि कोई दूसरा देश जैसे यहाँ भारत का कौन है? मिनिकाय, और यहाँ है मालदीव और मिनिकाय जो है वो 200 नॉटिकल मील के अधीन है। यानी मालदीव भारत के सामुद्रिक जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है उसके अधीन आ जाता है। अब इन दोनों के मध्य यदि उसके मध्य कोई दो देश आ जाते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के मध्य यदि दो देश, जैसे भारत हो गया, अब भारत के अलावा कोई देश और आ जाए, जैसे मालदीव आता है 200 नॉटिकल मील में, तो मालदीव आता है, तो इन दोनों देशों के मध्य क्या होता है? समझौता होता है, और उस समझौते के तहत फिर चैनल का निर्माण होता है। जैसे भारत और मिनिकाय, भारत या मिनिकाय या भारत या मिनिकाय कह दो तो मिनिकाय और मालदीव, या भारत और मालदीव के मध्य जो 8 डिग्री चैनल है वो इसी प्रकार से एक समझौते के तहत निर्मित चैनल है, जिनमें इधर इस चैनल के जो नीचे वाला पार्ट वो मालदीव के अधीन और ऊपर वाला भारत के अधीन आता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आ जाता है यहाँ से कि एक क्वेश्चन ये आता है कि संलग्न क्षेत्र से अनन्य क्षेत्र कितने नॉटिकल मील में है? कितने नॉटिकल मील में है? तो साथियों देखिए, संलग्न क्षेत्र ये है, इस संलग्न क्षेत्र से ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितने नॉटिकल मील में है? तो वो 176 नॉटिकल मील में एनएम में है। तो मित्रों, ये भारत के जलीय क्षेत्र को 3 जलीय क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला प्रादेशिक, यहां लिख सकते हैं आप, प्रादेशिक जल सीमा। दूसरा जो है वो कौन सा है? संलग्न
सीमा या क्षेत्र, और तीसरा जो है वो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो भारत की जलीय क्षेत्र कितना है? भारत के या किसी भी देश के जलीय क्षेत्र जो समुद्र के निकट है उनको 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे और चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद देखिए 200 नॉटिकल मील के बाद उच्च सागर का विस्तार होता है। कौन सा सागर? उच्च सागर। ये उच्च सागर क्या है? 200 नॉटिकल मील, किसी भी देश के 200 नॉटिकल मील सामुद्रिक दूरी का क्षेत्र अनन्य आर्थिक क्षेत्र के पश्चात उच्च सागर। कौन सा सागर? उच्च सागर, यानी ये उच्च सागर है। और इस उच्च सागर में समस्त देशों का अधिकार होता है। समस्त देशों का क्या होता है? अधिकार होता है। यानी अब भारत ये कहे कि उच्च सागर में मेरा अधिकार है, तो ये जरूरी नहीं है। वहां उच्च सागर में तो संपूर्ण देशों का ही अधिकार होगा। भारत का अधिकार तो केवल 200 नॉटिकल मील के क्षेत्र में ही होगा, जहां भारत कुछ अनुसंधान भी कर सकता है, द्वीपों का निर्माण भी कर सकता है, खनिज संपदा भी कर सकता है, और नए द्वीपों का निर्माण या जलीय जीवों का विदोहन कर सकता है, सर्वेक्षण कर सकता है, संरक्षण कर सकता है, और जलीय शक्ति, उस जलीय शक्ति के अंतर्गत कुछ भी भारत उत्पन्न कर सकता है। तो साथियों, ये था अपना भारत के जलीय क्षेत्र, जिसको 3 जलीय क्षेत्रों में बांटा गया है। और इसकी मैंने एक आसान सी धांसू ट्रिक आपके सामने पेश की है। यदि आपको ये ट्रिक पसंद आए तो आप इस चैनल को और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप जरूर कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। बाकी अगले